तो आदर्श नगर का प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री राजकुमार भाटिया जी का मुख्य उद्बोधन के लिए मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राजकुमार। एक विनती है, मन से जो छात्र बैठना चाहे वो बैठे, और किसी को मन में बाहर जाने की हो तो वो अभी चला जाए, बीच में ना जाए। मैं 10 से 15 मिनट आपके लूंगा। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि ना लगने वाले विधायक, मान्यवर, लगना जरूरी नहीं है, होना जरूरी है। हम सब में एक प्रवृत्ति बन गई कि हम लगने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, होने में अपना समय का सार्थक योगदान नहीं दे पाते हैं। और यही रामचरितमानस का असली सार तत्व भी है। और आज मुझे पता नहीं, महेश कौशिक जी जो मेरे मित्र भी हैं और सखा भी हैं, उन्होंने एक कठिन विषय मेरे को दे दिया कि राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता। इस विषय को शुरू करने से पहले आप इस विषय का जो लाइनअप है वो देख लीजिए। भारतीय होना अपने आप में नैतिकता और सदाचार का प्रतीक है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपके डीएनए में नैतिकता है। और लोकतंत्र जिसमें लोक और तंत्र दोनों जुड़ा हुआ है। लोक क्या है? आमजन, सभी लोग। और हमारा लोकाचार तो शुरू से विशिष्ट रहा है। हमारी प्रजा हमेशा से प्रधान रही है, यही लोक है। तंत्र तो बाद में बनता है, चाहे वो चुना हुआ बना, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ये लोकतंत्र है। और उसमें नैतिकता की प्रासंगिकता, नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता ये सदैव से रही है। चाहे वो राम राज्य हो, चाहे वो कृष्ण जी का कार्यकाल हो। मैं अगर अपने पिछले वक्ताओं की बात को बीच में जोड़ने का, मेरी सीक्वेंस जरूर टूटेगी, क्योंकि इन सब लोगों ने सब कुछ बता दिया है। सबके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो मैं तो एक सामान्य सा आदमी हूं, तो इसलिए मुझे पता नहीं चल पाता है कब क्या बोलना है। लेकिन मैं डॉक्टर बलराम पानी जी का जो एक उदाहरण सुन रहा था कि हनुमान कैसे गए वहां पर। हनुमान जब माता सीता के सामने जाते हैं तो माता सीता कहती है, भाई तुम कौन हो? माता, मेरे को यही पता होता मैं कौन हूं तो मैं प्रभु राम के चरणों में क्यों आता। जिसको पता नहीं है कि वो कौन है, वही प्रभु राम के चरणों में आता है। जिसको सब कुछ पता है, राम जी के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है, तो अपने आप को छोटा करते कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें देखूं कैसे? माता, मैं प्रभु राम का कार्य करने आया हूं, अगर दिख गया तो फिर कार्य कैसा? ये कार्यकर्ता की परिभाषा के रूप में हमारे राजनीतिक परिवार में या हमारे संघ परिवार में जिससे हम आते हैं, उसमें सिखाया जाता है कि अगर कार्यकर्ता दिख गया तो फिर कार्य नहीं हो पाएगा। और फिर जब दिखने की बारी आती है तो एक छोटा सा वानर जो अपने आप को छोटा सा कह रहा है, मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं है, वो अपनी पूंछ में पूरी आग लगाकर पूरी लंका को तबाह करता है। जब दिखने की बारी आती है तो अपना विशाल और विकराल रूप दिखाकर, जैसे भारत माता का हर सपूत, जैसे हमारी जो दो देवियां ऑपरेशन सिंदूर में दिखती नहीं थी, किसी ने नाम नहीं सुना था, लेकिन फाइटर जेट उड़ा कर जाती है और ऑपरेशन सिंदूर को पूर्णाहुति के रूप में भारत का बदला लेकर आती है। ये रामचरितमानस का असली चित्र। राम जी को क्यों याद करते हैं दोस्तों? चित्र सभी के नहीं लगा करते, चित्र उन्हीं के लगते हैं जिनके चरित्र होते हैं। और आज हजारों वर्ष बाद भी हम राम जी को जब याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, भले वो राजनीति हो, लोक नीति हो, प्रशासन हो, लोक प्रशासन, राम जी का जो राज है वो लोक प्रशासन की प्रकाशता है, सबका विशालतम रूप। और जिसको आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही तो है राजनीति की प्रकाशता। अनेक ऐसे अवसर आए जब हमें सुनने को मिलता है, विदुर नीति का जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में, फिर राम भरत संवाद आता है। जब भरत जी पहुंचते हैं पिता की मृत्यु का समाचार लेने, तो वो पूछते हैं कि प्रभु राम, मैं कैसे चलाऊंगा राज को, आपका खड़ाऊ रख के कैसे चलेगा? तो वो कुछ कुछ बताते हैं। ये सब बातें शास्त्र विदित है, हम पढ़ते नहीं है लेकिन शास्त्र विदित है। लेकिन आदरणीय पाणी जी, एक और इसी प्रकार का ग्रंथ है जिसको अग्नि पुराण कहते हैं। अब लक्ष्मण जी चले तो गए, लक्ष्मण जी का जो चित्र और चरित्र है वो थोड़ा अलग प्रकार का है, वह की सीमा में है और
थोड़े मैच्योर भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे हम छात्रों में या सब सीखने वालों में एक कमी रहती है कि हम जल्दबाजी करते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु जी बोर हो रहे हैं, कोई कहानी सुनाओ जी। अब प्रभु राम तो सारी सीमाओं में बंधे हुए हैं, गरिमा, धैर्य, परिपक्वता, मैच्योरिटी, लॉयलिटी, माता पिता का उनके पास जो दिया हुआ सब गुण है वो सारे हैं। तो लक्ष्मण को कहते हैं क्या सुनाएं आपको। तो अग्नि पुराण में 237 अध्याय वेदव्यास जी ने लिखे। इसी अध्याय में भगवान पुष्कर द्वारा परशुराम जी को भी कुछ कुछ बताया गया, वो भी न्याय नीति, राजनीति, दंड नीति के तहत है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि प्रभु राम जो है अपने छोटे भाई को जब पढ़ाते हैं तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण स्वामी कैसा होना चाहिए, यानी कि राजा कैसा होना चाहिए। उसका खजाने पर अधिकार तो हो, लेकिन उसका दुरुपयोग करने की ताकत कभी नहीं होनी चाहिए। ये प्रभु राम बता रहे हैं, वो राजा के गुण बता रहे हैं, राजा की नैतिकता बता रहे हैं। ये आप भी पढ़िए जरूर, 239वें अध्याय है जी, श्री राम की राजनीति। जिन लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ा है उसको ये अग्नि पुराण भी जरूर पढ़ना चाहिए। और खासकर मेरे जैसे नवाचार करने वाले लोग जो गलती से राजनीति में आ जाते हैं, राजनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। जो राजनीतिक है, जो राजा है, परस्पर उपकार करने वाला हो। उसमें 7 अंग निश्चित है। इन अंगों में राजा और मंत्री के बीच का संबंध बहुत जरूरी है, यानी कि संवाद कला, कौशल कला, जो हमारी डायलॉग प्रिपेटरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। राष्ट्र प्रधान को और अर्थ के बीच में एक सीमा युक्त गरिमा रहनी चाहिए कि वो धन उसका नहीं है। आजकल क्या कहते हैं, आम लोगों से पूछ लो, एमएलए कहते हैं, बड़ी बुरी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं जब वोट मांगने जाते हैं, चोर है, सब एक जैसे हैं, सब लोग ऐसा ऐसा मुंह बनाते हैं, देखते हैं तो उनको कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं है, बाद में सब ऐसे हो जाएंगे। ऐसा राजनीति किन कारणों से इतनी दूर चली गई लोगों से, क्योंकि राजनीति करने वाला व्यक्ति, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके कह रहा हूं या आलोचना कर रहा हूं, राजनीति करने वाला व्यक्ति लोक नीति से दूर रहता है और लोक नीति से पहले समाज नीति से दूर रहता है। और मैं मानता हूं कि जो समाज नीति कर सकता है वही लोक नीति करेगा, और राजनीति करने का अधिकार केवल उसी को है जो इन 2 परंपराओं का पालन करते हुए राजनीति में प्रवेश करता है। प्रभु राम आगे कह रहे हैं कि उसका शील यानी कि अच्छा स्वभाव होना चाहिए, दाक्षिण्य होना चाहिए यानी कि सबके अनुकूल होना चाहिए, शीघ्रकारिता यानी कि दीर्घसूत्रता का अभाव उसमें नहीं होना चाहिए, और वाक वत्सल का आश्रय देकर परस्पर विरोधी बातें ना करता हूं, केवल दूसरे की आलोचना ना करता हूं। ये प्रभु राम बता रहे हैं अपने भाई को। कृतज्ञता, किसी के उपकार को ना भुलाकर प्रति उपकार के लिए उद्यत रहना, देव संपन्नता होनी चाहिए, बुद्धि रहनी चाहिए, अक्षुद्र परिवारिता, दुष्ट परिजनों से युक्त नहीं होना चाहिए। यानी कि आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका सामाजिक स्टेटस, आपका राजनीतिक स्टेटस कौन तय करता है, आपके मित्र कौन है, आपके रिश्तेदार कौन है। मैं बहुत सारे राजनीतिक परिवारों को जानता हूं जो अलग अलग ढंग से राजनीति में आए, फिर उनके समधी भी वैसे ही मिले उनको। आप देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कहीं आप सोचे मैं किसी की वो कर रहा हूं। वागशील होना चाहिए यानी कि मां सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। विंस्टन चर्चिल अपने पार्लियामेंटेरियन, में साथ साथ जोड़ के बता रहा हूं, विंस्टन चर्चिल अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ इंग्लैंड में किसी कंट्री साइड में निकल जाते हैं। एक उनका एमपी जो है वो गाड़ी चला रहा है, 4 लोग गाड़ी में बैठे हैं, वो रास्ता भूल जाते हैं। उस समय सिक्योरिटी और ये सब गूगल वगैरह नहीं रहता होगा, तो विंस्टन चर्चिल कहते हैं गाड़ी रोको, और वो एक किसान से पूछते हैं, जेंटलमैन वेयर वी आर। अब वो किसान तो भोला वाला आदमी है, जेंटलमैन वेयर वी आर, तो किसान कहता है सर यू आर इन ए कार, सर यू आर इन ए कार। तो चर्चिल साहब को लगा शायद ना समझ है, ये कुछ बताना नहीं चाह रहा या इसको समझ नहीं है। वेयर दिस रोड विल गो, सर दिस रोड विल नॉट गो एनीवेयर, यू हैव टू गो समवेयर। अब वो बड़े परेशान है, और वो बाद में कह रहे हैं कि व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड डू। अब वो जो अंदर पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं ना, उनका
अंदर का राजसी भाव जाग रहा, वो कह रहे मारो साले को, साले यहीं गिर के मारो जी साहब। इसकी क्या मालिक, मतलब विंस्टन चर्चिल को ऐसे कह रहा है, व्हाट वी शुड डू जेंटलमैन, सर दिस इज नॉट माई हेडेक, इट इज योर हेडेक। अब सबको गुस्सा आ रहा है, तो विंस्टन चर्चिल अपने पार्लियामेंटेरियन को कहते हैं मूव अहेड, वो आगे जाते हैं। मैं राजसी व्यवहार के बारे में बता रहा हूं। हम कई बार औपनिवेशिक व्यवस्थाओं को कोसते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमने जिस इतिहास को खोया, उन्होंने उस इतिहास से सीखा। हमने जिन शास्त्रों को छोड़ा, उन्होंने उन शास्त्रों से सीखा। तो वो कह रहे हैं कि आगे चलिए। आगे जाके वो कहते हैं क्या सीखा आपने आगे? तो मेरे जैसा एक आदमी था, उसने कहा कुछ नहीं जी, बेकार आदमी था वो, तो उसको समझ ही नहीं थी जी, उसको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री जी से कैसे बात करनी। दूसरे से पूछा, कह रहा नहीं मेरा तो आप मेरे को इजाजत देते तो मैं पकड़ के मारता उसको वहीं पे। तीसरे से पूछने से पहले उन्होंने कहा कि हमें जो सीखा है और जो हमें जो सीखना चाहिए, उस किसान ने हमें आज पार्लियामेंट का बहुत बड़ा लेसन बताया, सरकार चलाने का भी बहुत बड़ा लेसन चलाया। वो क्या है? कह रहा हमने उससे जो बात पूछी उसने वही बताई, उसने एक्स्ट्रा जवाब नहीं दिया, उसने अपने जवाब को विकसित करके नहीं बताया, यानी कि जो हम हैं उतना ही दिखा, वो उससे ज्यादा नहीं दिखा। दूसरा, जब उसने जवाब दिया तो उसने बिल्कुल जो ऑथेंटिक जवाब था, व्यवहारिक जवाब था, वही दिया जो उसकी नॉलेज में था। उसने वही कहा कि आपको कहीं नहीं जाना, सड़क को कहीं नहीं जाना, आपको ही जाना पड़े। और उसने कहा तीसरे जवाब से आपको क्या लगा? तो उन्होंने कहा कि तीसरे जवाब में 3 सवाल पूछने के बाद भी, जवाब पाने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े थे जहां से शुरू हुए थे। तो ये राजनीतिक सदाचार आजकल क्या है, विकास भाई के यहाँ भी जो लोग आते हैं, मैं भी प्रवक्ता रहा भारतीय जनता पार्टी का अपने स्टेट का, और मेरे बारे में मशहूर था कि ये ऐसा स्पोक्स पर्सन है जो बिना बोले अपनी बात कहता है। मैं प्रिंट का काम देखता था, तो इसलिए टीवी वगैरह पर जाने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं टीवी पे जाता था तो अक्सर ऐसा देखता था कि सब चिल्लाना शुरू हो जाते हैं, जब उनके पास जवाब नहीं होता तो वो चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो मैच्योरिटी है वो राजनीति में बहुत जरूरी है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है, और चुप रह के अपनी बात कब करनी है। ये राजनीतिक में नैतिक मूल्यों को दर्शाता है। और फिर जब विंस्टन चर्चिल अपने पार्लियामेंटेरियन को समझा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यही आचरण, यही व्यवहार और यही सीख हमें पार्लियामेंट में, जब विपक्ष हमारे से पूछे तो उतना ही बताएं जितना वो पूछ रहा है, व्यवहारिक विषय बताए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि आपके जवाब के बाद भी उनके पास कोई जवाब ना पहुंचे, इस बात की चिंता हमें करनी चाहिए। ये कुछ कुछ चीजें हैं। और जब राजा राम अपने भाई को बता रहे हैं, और इसी प्रकार के बलराम जी तो यहाँ खुद बैठे हैं और बलराम जी की धरती से ही आते हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण में भी एक बारी संवाद, और बहुत कम लोगों को मालूम है श्री कृष्ण जी का जो स्वभाव था, चंचल होने के साथ साथ वो गंभीरता की प्रकाष्ठा भी थी। वो चीजों को समझने में देर नहीं लगाते थे। मामा कंस को उनके द्वारा वधित किया जाता है, लेकिन ता उमर जो उनकी स्टैंप थी जो मोहर रही, वो अपने नाना महाराजा उग्रसेन के नाम पे रही। राजनीति में रह के आपको सत्ता की भूख ना हो, ये एक नैतिक गुण है। और फिर आज हम जितने मंच पर बैठे हैं, मंच के सामने बैठे हैं, मेरे सहित, क्या हम अपने पूर्वजों की बात को समझते हैं, मानते हैं? क्या हम सोचते हैं कि मेरे दादाजी क्या करते थे? क्या हम सोचते हैं मेरे परदादा जी क्या करते थे? कभी किसी ने जानने का अवसर ऐसा नहीं मिला होगा, और ना हम जानना चाहते। क्या करंट लाइफ जियो, कहाँ पिछली बातें। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है, और भविष्य के और बढ़ने की प्रेरणा अगर किसी से मिलती है तो वो इतिहास की गलतियों से मिलती है। तो जिस राजनेता को, जिस पार्लियामेंटेरियन को, या जिस भी राजनीति लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि हैं, उनको, जिसको अपने इतिहास के प्रति अनुराग नहीं है, वो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विरासत से विकास की ओर दिशा, ये भी एक नैतिक गुण है। और नैतिक गुण की जब हम बात करते हैं, तो भारत में जो लोकतंत्र है वो केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। इसको आप ऐसा नहीं मान सकते कि कुछ कुछ कर लिया और फिर चल रही, ये शुरुआत से चला आ रहा है। और वो भारत एक जीवन संस्कृति है जो अध्यात्म से भरी हुई है, सनातन धर्म से भरी हुई है,
और जिसमें समाज नीति के साथ साथ न्याय व्यवस्था, धर्म गुरु, जो धर्म नीति है, वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट थी, वाइटल पार्ट थी उस समय। नहीं तो क्या जरूरत थी राजा दशरथ को उनसे पूछने की कौन मेरा राजकुमार बनेगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, 3 रानियों के बाद औलाद नहीं हो रही है, तो किसने बताया? उनके गुरु ने बताया। तो गुरु उस समय की व्यवस्था में सबसे पहले थे। और आज भारत अपने आप में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो राजनीति में जो नैतिक मूल्यों की जो प्रकाशता है अब देखने को मिलती। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आदरणीय प्रोफेसर साहब, कौन सा देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसमें एक महिला भी थी? मेरा उनकी आलोचना करने का कोई पर्पज नहीं है। देश के सभी प्रधानमंत्रियों ने, सभी राष्ट्रपति महोदयों ने सड़क के किनारे, रेल की पटरी के किनारे शौच करती हुई, खुले में शौच करती हुई महिलाओं को देखा होगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उन्हें नजर नहीं आया होगा। दृष्टि तो सबकी एक जैसी है, लोकलाज तो सबकी एक जैसी है, सबने देखा। किसी ने गाड़ी में कर्टेन लगा लिया, किसी ने शटर बंद कर लिया, किसी ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि दृष्टि का दोष है कि नजर आ रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। लेकिन राजनीति में जो लोग हैं, जो नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, वो मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण होते हैं। लोग गाली देते हैं राजनीति करने वालों को, लेकिन मैं मानता हूं उनमें मानवीय संवेदनाएं आम आदमी से ज्यादा होती हैं, तभी तो वो दूसरों के लिए काम कर पाते हैं। भले बाद में किसी के बीच में 10-20 लोगों के बीच में स्वार्थ आ जाए, लेकिन नैतिक मूल्य यह है कि मानवीय संवेदनाओं से भरपूर होते हैं। तो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति महोदय जिसने सड़क और रेल की पटरी के किनारे शौच करती हुई महिलाओं को नहीं देखा? लेकिन सबने दृष्टि से देखा, नजर से देखा, और नजर छुपा ली, नजर हटा ली कि कुछ कर नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी समस्या को नजर से नहीं, नजरिए से देखते हैं, दृष्टि से नहीं, दृष्टिकोण से देखते हैं। और प्रथम स्वाधीनता दिवस के अवसर, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के जब उनकी शपथ लेने के बाद आता है, तो जब हमारे जैसे लोग कहते हैं कि रिजर्व बैंक पर बात होगी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के संबंधों पर बात होगी, वो इज्जत घर बनाने की बात करते हैं। ये है मानवीय मूल्यों की प्रकाशता। और उसके बाद देश में, पूरे देश में 13 करोड़ 78 लाख शौचालय बनते हैं। पिछले 11 सालों के रिकॉर्ड में 13 करोड़ 78 लाख शौचालय बने, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण। ये नजरिया, एक नजरिए ने भारत की महिलाओं की दिशा और दशा दोनों बदल दी। यह है बड़ा नैतिक मूल्य। एक घर में 5 व्यक्ति, 13 करोड़ 78 लाख शौचालय, यानी कि 14 करोड़ शौचालय, 70 करोड़ लोगों को रोज शर्म से बचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने एक दृष्टिकोण के साथ किया है। ये नैतिकता की परिपूर्णता जो है, हम सबको इसका पालन करना होगा। और मानवीय संवेदनाओं के साथ नीति सम्मत राजसत्ता। वैसे तो राज सत्ता नहीं है, सत्ता का राज रहता है हमेशा, जो सत्ता में है उसका राज रहेगा। लेकिन राज सत्ता का पालन करना है। दंड किसके हाथ में रहेगा, न्याय किसके हाथ में रहेगा, कौन लोग हैं जो पीछे से हमारी विदुर नीति को आगे बढ़ाएंगे, ये सब लोग नैतिक मूल्यों के पालन करने के लिए हमें कहते हैं। और राजनीतिक में प्रतिबद्धता, जिस काम के लिए आप आए हैं। राजकुमार भाटिया एमएलए बन गया, पहला काम क्या था कि जनता के काम होंगे, और उसके बाद मैं जनप्रतिनिधि तो बनता नहीं, लेकिन प्रतिनिधि जन बन जाता हूं। मेरे से मिलने से पहले 8 लोगों से मिलना पड़ेगा। पहले कौशिक जी से मिलना, क्या काम है बताइए जी। फिर पानी जी कहेंगे अभी तो नहीं, वो मेरा शिष्य तो जरूर है, पर मैं उसको कह नहीं सकता कि वो आपसे तुरंत मिल ले। यानी कि गुरु अपने शिष्य को नहीं कह सकता है मैं प्रतिनिधि जन हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि मैं जनप्रतिनिधि होकर, जन जन के लिए, मेरे से मिलने के लिए सुगमता रहे, लोग मुझसे मिल पाए, और मिल पाएंगे तो शिकायतें कम हो जाएंगी। ये सृष्टि का नियम है। नहीं मिले हुए तो शिकायत मिलेगी। अभी भाई साहब आज मेरे से मिले, 1 साल नहीं मिलेंगे, भाई साहब क्या कैसे आदमी हो, आप तो मिलते ही नहीं हो जी। और 4-5 बारी मिल जाएंगे तो आदान प्रदान होगा, संवाद होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, और उसमें शिकायतें अपने आप अमलगेट हो जाएंगी, घुल मिल जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। निरंतर चलने वाले काम राजनीति में जब जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिकता गुम होनी शुरू हो जाती है। मंत्री परिषद, ब्यूरोक्रेसी, अलग अलग अवगुण है राजनीति में, जो
कहीं कहीं से आते हैं, सबके पास नहीं होते, कहीं कहीं से वायरस की तरह आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। केवल एक फाइल लेके आपके सामने, सर आपको कुछ नहीं करना, इस पे साइन करिए, बाकी काम हम देख लेंगे। ये जो बाकी काम देखने की जो प्रक्रिया, ये नैतिकता के लिए बहुत विनाशकारी है। आप मूल काम से हट गए। आप जिस काम के लिए चुने गए, आपको नाली बनवानी है, खड़ंजा बनवाना है, सीवर ठीक करना है, साथ साथ अपनी पब्लिक के जीवन में अपग्रेडेशन करनी है। उस अपग्रेडेशन को आप भूल गए और आपने क्या कर लिया कि सर कुछ भी नहीं होगा, आप साइन करो, देखी जाएगी, हम अपने आप। ये सिखाने वाली जो पीढ़ी है उससे दूर रहना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आपके अंदर नैतिक मूल्य जागृत है। चाणक्य ने कहा था कि किसी भी राजा की सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास है, और उसकी जनता के बीच में सुगमता पूर्वक मिलने की जो कला है वो राजा के विश्वास को मजबूत करती है। ये चाणक्य के शब्द है। अब चाणक्य लिख के कोई ऐसा तो नहीं लिखे होंगे, जिसका लिखा हुआ पूरा विश्व मान रहा है तो हमें भी मानना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, धर्म बिना दान नहीं, धर्म बिना नहीं न्याय, धर्म बिना सब शून्य है, कहूं तुलसी कहा है। धर्म का अवयव तभी हो सकता है जब आप में नैतिकता होगी। नैतिकता तभी आ सकती है जब आप विनम्र होंगे। विनम्रता तभी आ सकती है जब आप जमीन पे चलेंगे। आकाश में उड़ने वाला आदमी कभी विनम्र नहीं हो सकता। जिसके आगे उसकी महत्वाकांक्षा है और जनता का विश्वास नहीं है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, भले किसी भी प्रकार की राजनीति। कल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उस पोस्ट में स्पष्ट लिखा हुआ कि 24 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने छुट्टी नहीं ली कभी। 24 वर्ष की राजनीति में वो जो आदमी निरंतर काम कर रहा है, उसमें वो नैतिक मूल्य जो आए वो हमारे विचार परिवार से आए, जो हमारे सनातन संस्कृति है उससे आए। आज उसका पालन करने की जरूरत है, उसका अनुसरण करने की जरूरत है। सर मेरे को इशारा कर देना कौशिक जी, इशारा कर देना, कोई बात नहीं है। और आजकल राजनीति में एक और जो कंपटीशन बढ़ गया है एकदम से, हर आदमी जल्दी कुछ ना कुछ बनना चाहता है। मैं संगठन में काम करते करते मेरे को 42 साल हो गए। 1982 में मैं यूनिवर्सिटी में था, 85 पास आउट किया। 42 साल के सामाजिक राजनीतिक जीवन में मेरे पास केवल 6 साल पद रहा, और वो भी उस समय पद मिला जब ऊपर से ये कह दिया गया कि कमांडर की जरूरत है, आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो मैं उस समय भी मना कर रहा था। 2 बारी एमएलए का चुनाव लड़ लिया, दोनों बारी पार्टी को कहा कि मेरे से बेहतर कोई आदमी है, आप उसे जरूर दे दीजिए, मेरे को अभी और बहुत सारे काम करने। लेकिन कंपटीशन और महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है। भारत सरकार का एक उपक्रम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई जिसको बोलते हैं। वो कहीं भी तेजी होती है, कहीं भी मंदा होता है, किसी चीज का रेट कम हो गया या ज्यादा हो गया, उस पर वो कंट्रोल करती है। लेकिन राजनीति में उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जहां वो लोग बैठे हैं उनमें नैतिकता का कहीं ना कहीं अभाव है। वो भी तेजी से दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अपने अंदर एक कंपटीशन है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अभी सर बता रहे थे कि 10 रथ, जो 10 इंद्रियां अपनी, 5 इंद्रियां और 5 हमारे रथ है, अगर हमने उनको कंट्रोल कर दिया तो हम दशरथ हो जाएंगे, और जब दशरथ हो जाएंगे तो हमारी आने वाली संतति राम के रूप में। राम होने का मतलब है कुछ, राम होने का मतलब है आपको सीता जैसी पत्नी चाहिए। मानस के मोती आज मेरे को भेंट में मिली है, लेकिन मैं पहले कई बार पढ़ चुका हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, परिवार कैसा हो, पारिवारिक संबंध कैसे हो, धैर्य कैसा हो, राजा का चरित्र कैसा हो, मैं लाया हूं जी। उसमें भी बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं। लोक प्रशासन की चरम सीमा राम राज्य में नीति और अर्थ के कारण है। नीति का अर्थ जिसको समझ आ गया वो राम राज्य को समझेगा। तो आपको कैसा होना है, कैसा दिखना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा होना है वो महत्वपूर्ण है। और फिर डेडिकेशन टू योर कंट्री। कंट्री का मतलब यहां पे राम से है। हम भारत भूमि में है, राम हमारे मानस में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में विराजित है। तो राम एक देश है, राम कोई कहानी नहीं है, राम कोई मिथ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माइथोलॉजी है जी, ये है वो, बहुत सारे इंग्लिश राइटर ने माइथोलॉजी के रूप में। तो माइथोलॉजी है तो फिर आपके घर में राम की फोटो होना जरूरी नहीं है, आपके हृदय में राम की फोटो होना जरूरी है। आप राम जैसा आचरण करें,
चाहे आप राजनीति में हैं, चाहे लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में तो और वाइडर एस्पेक्ट्स हैं। फिर किसी दिन अवसर मिलेगा, लेकिन मैं आज इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप सीता की कामना करते हैं तो आपका राम होना जरूरी है, आप लक्ष्मण के जैसे भाई को चाहते हैं तो आपका राम होना जरूरी है, और आप दशरथ होना चाहते हैं तो आपकी संतान का राम होना बहुत जरूरी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में वर्तमान की राजनीति में जिस प्रकार के लोग हैं, 2014 से लेकर 2025 तक वर्तमान सरकार, हो सकता है किसी की विचारधारा अलग हो, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मंत्रिपरिषद के एक भी सदस्य पर कोई आक्षेप ना लगना अपने आप में राम राज्य की परिकल्पना को सिद्ध करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की योजना, सबका साथ सबका विकास, जिस देश का प्रधानमंत्री कहा करता था कि 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में गुम हो जाते हैं, आज घर की लक्ष्मी के नाम 500 रुपये और 1500 रुपये प्रति महीना सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचते हैं। यही राम राज्य की परिकल्पना है, और एक राम राज्य की परिकल्पना को मैं आपके सामने प्रार्थना के रूप में कहूंगा, आपको अच्छा लगे। राजनीति में जिस प्रकार के लोग वर्तमान युग में आ रहे हैं, उसमें भी हमें फिल्टराइजेशन करना होगा। राजनीति करने की चीज नहीं है, करने से पहले पढ़ने की चीज, और जिसने पढ़ लिया फिर कढ़ने की चीज है। राजनीति में कड़ा होना बहुत जरूरी है, फिर करने की बात आएगी। और जब आप इन दोनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप में नैतिक सदाचार, नैतिक मूल्य आपके अंदर विराजित रहेंगे, और आने वाले समय में भी भारत की राजनीति का परिदृश्य मुझे तो बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। क्योंकि जब नस्लें बदलती हैं, जब इतिहास लिखा जाता है, तो उसमें आपके करे हुए कार्य लिखे जाते हैं। और जिस 2047 की बात हम कर रहे हैं, स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है, और उस उज्ज्वलता की मशाल का हाथ में लेके भागने का जिम्मा आज छात्रों के पास है। मैं तो 60 का हो गया, रामपाणी जी भी मेरे से बड़े ही होंगे जी। हमने तो निभा ली, आज जिम्मा छात्रों के पास है, जिम्मा युवा पीढ़ी के पास है। जरूरत है कि हम इस युवा पीढ़ी को रामचरितमानस के अनुसार, वर्तमान राजनीति का अनुसरण करने के अनुसार एक सही दिशा दें, ताकि देश की आगामी दशा अच्छी हो। और फिर जिस प्रकार अभी पिछले 1 महीने के एपिसोड में देखो, नेक्स्ट जनरेशन करके बहुत सारी बातें हुई। हमारी जनरेशन, भारत की नेक्स्ट जनरेशन है, वो उपद्रवी नहीं हो सकती, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि हमारे सनातन में ये सिखा, हनुमान जी ने लंका को आग कब लगाई? मैं हनुमान जी को मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुरु मानता हूं। कोई कहते हैं कि हनुमान जी कौन थे, एक दिन चुटकुले में बता रहे हैं, अन्यथा न लें, चुटकुले में बता रहे हैं कि हनुमान जी मान लगा हुआ तो मुसलमान थे जी। किसी ने कहा नहीं ये मुसलमान नहीं थे जी। वो कहने लगा फिर क्या थे? कह रहे नहीं ये तो सरदार थे जी, मतलब कभी भी कुछ भी कर देंगे जी। तीसरा व्यक्ति क्या कहता है, नहीं पीरियड होगा, कोई बात, हाँ क्लास होगी, कोई बात, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और उन्होंने कहा मैं, हनुमान जी जो है ना जी, मैनेजमेंट के सबसे बड़ी थे। पत्नी किसी का, राज किसी का, पूंछ अपनी, तेल किसी का, कपड़ा किसी का, और आग भी उन्हीं के घर में लगा दीजिए। अपनी लागत के बिना दूसरे का घर फूंक के आ जाना। आजकल तो राजनीति में पहले अपना घर फूंको फिर राजनीति स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में, आज के इस विषय पर मैंने अपना जो अनुभव है, मैंने कोई पढ़ लिख कर तो बात करी नहीं है, लेकिन अपना जो अनुभव है, राजनीति कैसी होनी चाहिए, उसमें नैतिक सदाचार की क्या मूल्य हैं, और आगामी राजनीति को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। फिर किसी दिन अवसर मिलेगा, किसी और विषय पर महेश जी अवसर देंगे तो जरूर बोलेंगे। जिस रोटी बैंक की बात हो रही थी, केवल उसके बारे में मैं 2 लाइनें बताना चाहता हूँ। रोटी बैंक की शुरुआत 2015 में मेरे साथियों द्वारा और मेरे द्वारा की गई थी। 2015 में हमने निश्चय लिया कि जो भी भूखा नजर आएगा उसको खाना खिलाएंगे, गरीब नहीं,
भूखा, भूखा कोई भी हो सकता है। भूखा वो व्यक्ति भी है जिसके दोनों बेटे विदेश में चले गए हैं, माताजी के घुटने काम नहीं करते और पिताजी जो है बाजार में नहीं जा सकते, भूखा वो भी है। ऐसे घरों से भी मेरा तारुफ रहता है। वो कहते हैं कि बेटा खाना नहीं बन पाता है, तो उन घरों में भी खाना पहुंचाने का काम हम करते हैं। और पिछले 10 वर्षों में बिना किसी गवर्नमेंट की ग्रांट के, बिना किसी आर्थिक सहयोग के, बिना किसी चंदे के, बिना किसी दान के, रोटी बैंक के माध्यम से 36 लाख लोगों को भोजन पहुंचाने का काम है। प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में हमारे काम का जिक्र किया। विश्व की लगभग 70 मैगजीन और टीवी चैनल्स ने हमारे काम को दिखाया, विकास जी उनमें से एक है, और मेरे को तो इन्होंने ही आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ हम लोग चिड़िया के घोंसले बनाकर घरों में देते हैं। किसका मन नहीं करता कि उसके आंगन में चिड़िया चहचहाए, लेकिन कहीं ना कहीं कंक्रीट के जंगल बनाने में हमने घर में आले और मीटरों में छोटी छोटी जगह होती थी वो छोड़ दिया। तो हम चिड़िया के घोंसले भी बनाकर लोगों के घर पहुंचाते हैं। स्वेटर बैंक के माध्यम से आपकी अलमारी में फैशन और कलर की मार से जो स्वेटर्स पड़ी हैं, जो मफलर पड़े हैं, जो जुराबें पड़ी हैं, उनको भी आपके घर से लेकर धोकर उन लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो संख्या भी 5 लाख से ऊपर है। 2500 दिए हुए घोंसलों में, 2500 जो सफल प्रयोग हुए घोंसलों में, 2500 घोंसलों में चिड़ियाओं ने अंडे दिए और बच्चे दिए। ये 3000 की संख्या में ये जो हमारे जो बर्थ रेट है, ये मैं बता रहा हूँ कि 2500 से ज्यादा घोंसलों में नंबर दिए। ये छोटा छोटा काम समाज में करते हैं और इसी के बलबूते पर एक बेहतर दिल्ली का स्वप्न देखने का जो काम आप लोगों के विश्वास के माध्यम से हमें मिला, हम एक बेहतर दिल्ली के स्वप्न के साथ आपके साथ चलते रहेंगे। कहीं ना कहीं आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। 2023 में रोटी बैंक को टाइम्स नाउ के द्वारा अमेजिंग इंडियन अवार्ड से नवाजा गया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा, रजत शर्मा जी ने अपने शो में बुलाया। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहा कि कल से आप रोटी बैंक टीम का सदस्य हो जाएं, लेकिन आप रोटी बैंक खोल सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, जब आप घर से निकलें अपने लंच बॉक्स के साथ एक पैकेट एक्स्ट्रा डालें। सड़क किनारे, दूर दराज क्षेत्रों में कोई रिक्शा चालक नजर आ जाए, कोई बच्चा नजर आ जाए, जिसकी आंख में भूख को महसूस कर सकें, उसको खाना खिलाएं। यही रोटी बैंक की शुरुआत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।